तो आपको सबको पता है कि कोविड-19 के चलते संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। सभी विषय की क्लासेस चल रही हैं। आज हम सोशल साइंस का वीडियो अपलोड करेंगे और आज इसमें वो लेसन लेंगे जो लगभग सभी स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार वाला जो टॉपिक है उसको रिवाइज किया जाए। तो उन स्टूडेंटों के लिए भी है जिनके एग्ज़ाम नहीं हुई और जो अभी 10th क्लास में हैं, उन दोनों स्टूडेंटों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर केंद्र सरकार की बात करेंगे। देखो, सरकारें अपने दो स्तर पे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो आज हम राज्य सरकार की बात करेंगे। सबसे पहले अपने देखते हैं सरकार होती क्या है। अपने देखते हैं कि किसी भी देश को संचालित करने के लिए, शासन को चलाने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। तो सरकार क्या है? एक संस्था होती है और एक ऐसी संस्था होती है जिसमें जो लोगों के लिए, जो देश की जो जनता है उसके लिए कानून बनाती है और उस कानून को लागू करती है और उस कानून का पालन नहीं करने वाले को उचित दंड देकर के उसको उनकी पालना करने के लिए उसको प्रतिबंधित करती है। तो एक तरह से सरकार राज्य को एक स्वरूप प्रदान करती है, देश को एक स्वरूप प्रदान करती है। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लो कि राज्य की भावनात्मक अवधारणा है, ये अमूर्त संस्था है, इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसको अपन क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अपने बुक के अकॉर्डिंग गार्डनर जो महोदय, उन्होंने एक इसकी डेफिनेशन दी थी कि सरकार एक मशीन है, अभिकरण है, जो देश के लिए कानून बनाती है, नीतियों का निर्धारण करती है, उसको लागू करती है। तो सरकार एक महत्वपूर्ण संस्था है जो अपने लिए कानून बनाती है और ये कानून जनता के हित में होते हैं। किसके हित में होती है? जनता के हित में होते हैं। तो बात करेंगे कि सरकार है, तो सरकार एक संस्था है, तो संस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए इसके एक अंग बनाए गए हैं, इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लो कि सरकार के 3 अंग हैं। अपने सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। इसमें 3 अंग में जो पहला अंग लिया है वह अपनी व्यवस्थापिका। कौन सा अंग है? व्यवस्थापिका। इसका जो सेकंड अंग है वो कौन सा है? कार्यपालिका। और इसका जो थर्ड है वो कौन सा है? न्यायपालिका। इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। तीनों के कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो व्यवस्थापिका की बात करते हैं, तो व्यवस्थापिका ये देश के लिए कानून का निर्माण करती है, विधि का निर्माण करती है, और कार्यपालिका उस कानून को क्रियान्वित करती है, उसको लागू करती है। जब कानून लागू होता है तो न्यायपालिका उस पर नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका क्या करती है? नियंत्रण। कभी कभार व्यवस्थापिका कानून बना देती है, कार्यपालिका उसको लागू कर देती है। लेकिन अगर वो न्यायपालिका के समक्ष या न्यायपालिका ये सोचे कि देश के लिए जो बनाया गया कानून है ये उचित नहीं है, तो उसको वापस व्यवस्थापिका के पास भेज सकती है और उसमें कुछ सुधार को संशोधन करवा सकती है। तो इस प्रकार से सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो हम आज यहाँ पर व्यवस्थापिका की बात करेंगे कि जो व्यवस्थापिका है, भाई व्यवस्थापिका भी 2 प्रकार की है। अपने देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो अपने देश में व्यवस्थापिका को 2 तरह से बनाया गया है। एक संघीय व्यवस्थापिका है और एक राज्य व्यवस्थापिका है। कितने रूप में? 2 रूप में। भाई अपन बात करते हैं, भाई केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार होती है। तो इसी प्रकार से व्यवस्थापिका को 2 रूप में बनाया गया है, संघीय व्यवस्थापिका और एक राज्य व्यवस्थापिका। अब अपन संघीय व्यवस्थापिका की बात करते हैं, क्योंकि संघीय व्यवस्थापिका को अपने देश में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। इसी संघीय व्यवस्थापिका है, हालांकि व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, लेकिन जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको अपने संविधान में उसको संसद नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? संसद नाम दिया गया है। अब अपन संसद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संसद। आपसे संसद क्या है? संसद व्यवस्थापिका है। संसद क्या है? व्यवस्थापिका है। अब इस संसद के भी कुछ अंग होते हैं। भाई संसद के बारे में अगर अपन अध्ययन करते हैं तो अनुच्छेद 79 है। 79 के अकॉर्डिंग संसद होती है और संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। यानी कि संसद भी किसी से मिलकर के बनती है। संसद भी किससे मिलकर बनती है? तो पहला पॉइंट इसका, जो पहला भाग पार्ट इसका, राष्ट्रपति, सेकंड है लोकसभा और थर्ड है राज्यसभा।
ये 3 अंग हैं और ये तीनों अंगों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। यानी कि संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है? ये संसद है। ये सम्मिलित रूप से क्या है? संसद। तो संसद इन तीनों से मिलकर के एक संसद बनती है। तो अगर जैसे मान लो बात करें भाई संसद के अंग कितने हैं, अंग तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अंग कितने होते हैं? 3। लेकिन जैसे मान लो कि कभी कभार आपसे पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। संसद के सदन कौन से हैं? एक कौन सी है? लोकसभा, जिसको पढ़े लोकसभा कहते हैं, और एक कौन सी है? राज्यसभा। ये 2 सदन है। इन दोनों सदनों से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। ठीक। अब बात अपने इसके सदन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात किसकी करें? तो राष्ट्रपति को पेंडिंग करते हैं, पहले हम इसकी सदन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सदन की बात करते हैं। तो सबसे पहले सदन कौन सा लेंगे अपने? लोकसभा। कौन सा ले रहे हैं? लोकसभा। देखो लोकसभा अनुच्छेद 81 के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो अपने देश के लिए लोकसभा की व्यवस्था की गई है। और लोकसभा का जो लोकसभा है इसको अनेक नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो ये उच्च सदन है, सॉरी निम्न सदन है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय, ठीक है। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है, इसका प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन क्यों है? कि संसद का जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो आज हम संसद की लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकसभा के गठन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लोकसभा के गठन की बात करते हैं। देखिए लोकसभा में सदस्य संख्या की बात करते हैं। गठन में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सदस्य संख्या। तो भाई लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं? कि जब अपना देखो देश संविधान बना था तो मूल संविधान में इसके सदस्यों की संख्या 500 थी। कितनी थी? 500। लेकिन इसमें संशोधन हुआ और आपको पता है 1987 में जो गोवा है, दमन द्वीप है, उसका पुनर्गठन अधिनियम आया था। उसके अकॉर्डिंग अपने जो इसके सदस्यों की संख्या है वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? 500। यानी कि अधिकतम सदस्य अपने लोकसभा के अंदर 500 हो सकते हैं। 552, 500 तो पहले थे, अब कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब ये 552 जो सदस्य होते हैं ना, कभी कभार जैसे मान लो बहुत अलग टाइप से लिखा होता है, कभी कभार जैसे कुछ लोग लिख देते हैं कि 50+2, कहीं पे लिखा होता है कि 530 जमा 20 जमा 2, ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? इसको समझो। देखो 552 का मतलब क्या है कि अपने लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं, इससे अधिक सदस्य हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 550+2। इसका मतलब ये है कि जो 550 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। और ये जो 2 सदस्य होते हैं ये मनोनीत होते हैं। ये क्या होते हैं? मनोनीत। अब ये किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने इस टाइप से लिखा है कि 530 जमा 20 जमा 2। तो 530 का मतलब क्या है कि जो राज्य के जो निर्वाचित क्षेत्र हैं उनसे तो कितने आते हैं? 500। 20 सदस्य हैं वो कहां से आते हैं? संघीय क्षेत्र से आते हैं। और 2 सदस्य वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लेकिन जो वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 545, जिनको पर लिखते हैं कि 500, कभी कभार लिखा होता है कि 543+2। इस 545 में 543 तो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। जैसे हम वोट डालते हैं, जो 18 साल का जो बालक होता है, लड़का हो या लड़की हो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, अगर उसकी उम्र जैसे 18 साल की हो चुकी है और मतदाता सूची में उसका नाम है तो वो इस निर्वाचन में भाग ले सकता। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने इस टाइप से लिखा है तो अब इसमें राज्य से कितने हैं? 530।
लेकिन संघ क्षेत्र से कितने आएंगे, अब यहाँ पर 20 नहीं आएंगे। संघ क्षेत्र से कितने आ रहे हैं, 13। अब 2 किससे आ रहे हैं, राष्ट्रपति से आ रहे हैं। अब ये जो 2 सदस्य होते हैं, अपन ने 2 सदस्य लिखा है कि लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब ये 2 सदस्य कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। एंग्लो इंडियन का नाम सुना हो आपने, एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। अब एंग्लो इंडियन होते कौन है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, इसके बारे में जानकारी कि एंग्लो इंडियन होते कौन है। ठीक है, एंग्लो इंडियन का मतलब है कि जैसे मान लो कि माँ तो उसकी भारतीय हो, माँ प्रॉपर कहाँ की हो, भारत की, और पिता कहाँ का हो, यूरोप महाद्वीप का। जैसे मान लो कि कुछ लोग अमेरिका का, ऐसे नहीं हो, वो यूरोप महाद्वीप का होना चाहिए, जैसे ब्रिटेन का हो। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो कि जब अपना देश आजाद हुआ तब से पहले अंग्रेज भारत पे शासन कर रहे थे, तो वहां के लोगों ने भारतीय स्त्री से विवाह किया, तो उनकी संतानें है ना, वो संतानें क्या कहलाती है, एंग्लो इंडियन सदस्य के अंतर्गत आती है। लेकिन ये जो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं, ये कब मनोनीत करता है राष्ट्रपति कि 543 में एक भी सदस्य एंग्लो इंडियन न हो और भारतीय लोकसभा को 545 सदस्यों की आवश्यकता हो, तो ये 2 सदस्य राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक से मनोनीत करता है। लेकिन ये भी मंत्री परिषद से सलाह जरूर लेता है एक बार। ठीक है ना। अब है इसकी निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। अब इस चीज का तो सबको पता है कि जो इसका निर्वाचन कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन की पहली बात करते हैं, इसका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष, यानी कि मत देने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता सूची में है वो अपना मत डाल करके उस सदस्य का निर्वाचन करेगा। तो निर्वाचन पद्धति में पहली शर्त क्या है कि इसका निर्वाचन कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें जो चुनाव करने वाला जो मतदाता है उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और एक बात ये भी है कि भारत में जो लोकसभा जो क्षेत्र हैं एकल सदस्य क्षेत्र हैं, किसी भी लोकसभा से एक सदस्य जीत के आता है, 2 तो जीत के आते नहीं है। हालांकि चुनाव तो 2 भी लड़ सकते हैं, 3 भी लड़ सकते हैं, 4 भी लड़ सकते हैं, 5 भी लड़ सकते हैं, लेकिन वहां से जीत के कितने लोग आएंगे, केवल एक ही व्यक्ति वहां से निर्वाचित होकर के आएगा। इसलिए ये एकल सदस्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो निर्वाचन पद्धति कैसी है, यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन में भाग लेने वाले की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। भाग लेने वाली की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सदस्यों की योग्यता है। सदस्यों की योग्यता में सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जैसे मान लो कि भारत में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो वह व्यक्ति भारत का होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कि उसकी उम्र 25 वर्ष से होनी चाहिए। 25 वर्ष का हो या इससे अधिक का हो चलेगा, लेकिन 25 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति है वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे अपन ये देखते हैं कि कभी कभार लिखा होता है कि वह राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पागल दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, वो पागल न हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उसकी योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वह व्यक्ति ये जो एक कंडीशन पूरी करता है वह व्यक्ति इसकी जो निर्वाचन पद्धति में भाग ले सकता। अब बात करते हैं कार्यकाल की बात करते हैं। भाई कार्यकाल, भाई कितने समय के लिए सदस्य चुने जाते हैं, तो अपने देश में जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, भारत में लोकसभा के सदस्य हैं, वो 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। कितने साल के लिए होते हैं, 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं IPR। लेकिन इन्हें समय से पहले भी, क्योंकि जैसे मान लो कि कभी कभार मंत्री परिषद भंग हो जाती है ना, तो समय से पहले भी ये अपने पद से मतलब हट सकते हैं। इनका चुनाव पहले भी हो सकता है, समय 5 साल से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा कभी 2 बार हो चुका, अपने समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। अब है अधिवेशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अधिवेशन। देखो, अधिवेशन की बात करते हैं तो लोकसभा का जो अधिवेशन है
तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उसको स्थगित किया जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो लोकसभा की जो बैठक होती है ना, जैसे मान लो कि पहली बैठक हो गई कि सेकंड बैठक हो गई, तो उसके बीच का जो समय 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए कि जो अधिवेशन की बात करते हैं तो इनका अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, उसको स्थगित करता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा की जो बैठक होती है, 2 बैठकों का समय 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगली बात करते हैं कि लोकसभा के पदाधिकारी। भाई देखो, कोई भी जो संस्था होती है, कोई भी संगठन होता है, उसका एक उसके पदाधिकारी नियुक्त करते हैं अपन, ताकि वो नियंत्रित रहे, उसका कार्य सही तरीके से चलता रहे, उसके लिए नीतियां बनाते रहें। तो इसके लिए अपने लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं, 2 पदाधिकारी होते हैं। एक तो कौन होता है? अध्यक्ष होता है। एक कौन होता है? अध्यक्ष। और दूसरा कौन सा होता है? उपाध्यक्ष। जैसे मान लो कि अपन सरपंच से बनाते हैं तो उसके नीचे एक उप सरपंच और बनाते हैं ना, राष्ट्रपति बनाते हैं, उपराष्ट्रपति बनाते हैं। उसी प्रकार से अपने यहाँ अध्यक्ष के साथ एक उपाध्यक्ष और होता है। क्यों? कभी कभार क्या होता है कि विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जिसमें अपने लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना हुआ जो अध्यक्ष नहीं पहुंच पाता है, तो उसकी कार्यवाही को उपाध्यक्ष संचालित करता है। ठीक है, तो इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन है, इसका जो चयन कैसे होता है? जो लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। वो अपनी सहमति से, खुद की सहमति से वो चुनाव करते हैं। तो एक तो अध्यक्ष बना लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं? उपाध्यक्ष बना लेते हैं। अब ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भी 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। कितने साल के लिए बनाए जा सकते हैं? 5 साल के लिए बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे मान लो कि अध्यक्ष सही कार्यवाही नहीं कर रहा है, समय पे नहीं आ रहा है, बिना सूचना के गायब है, तो उसको भी पद से हटाया जा सकता है, पदच्युत किया जा सकता है। लेकिन इसको पद से हटाने के से पहले इसको 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। कितने समय पहले सूचित करना पड़ा? 14 दिन पहले। अब इसमें एक कंडीशन और है कि जैसे मान लो कि अध्यक्ष कभी कभार 5 साल पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकता है किसी कारणवश। अध्यक्ष है, जरूरी नहीं हो बॉन्डेड नहीं कि 5 साल के लिए हो, वो 5 साल पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। वो अभी त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। यहाँ देखो एक कड़ी है, अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही इसका चुनाव करते हैं। अगला अपना टॉपिक है राज्यसभा के जो की बात करेंगे। यहाँ लोकसभा के देखो इसकी बात होगी भाई, इसमें सदस्य संख्या अधिकतम पहले 500 थी, अब 552 होती है। वर्तमान में हो सकती है, वर्तमान में इसके 545 है, जिसमें 543 निर्वाचित हैं, 2 मनोनीत हैं। उसके बाद में निर्वाचन पद्धति की बात कर ली कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वयस्क मताधिकार के द्वारा 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो चुनाव में भाग ले सकता है। सदस्य की योग्यता में देख लिया कि इसकी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 होनी चाहिए, ठीक है, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। कार्यकाल की बात करते इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। अधिवेशन की बात करते इसका अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा के पदाधिकारी की बात करें 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि नोट डला हुआ है कि जो इसका जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उसके क्या कार्य होते हैं? एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो कि आपके बारे में मोस्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के गठन के बारे में पूछ सकते हैं, आपको लोकसभा की शक्तियों के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी इस 2020 की जो एग्जाम उसके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अध्यक्ष के कार्य की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को कोई किसी समिति का, किसी संस्था का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसका सबसे पहले दायित्व ये होता है कि वह उसकी अध्यक्षता करे। तो अध्यक्ष सबसे पहले अध्यक्ष की यही कार्य है
कि वह लोकसभा की अध्यक्षता करता है। सेकंड, कि वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है तो अध्यक्ष है, इसलिए वो वहां पे शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी अध्यक्ष की होती है। लोकसभा में शांति बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अध्यक्ष की होती है। और लोकसभा का समस्त जो कार्यक्रम है, कुछ कार्यवाहियां हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। ठीक है। इसके अलावा वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है, और जो प्रवर समितियां होती है ना, उनके सभापतियों का जो चुनाव है या उनकी जो नियुक्ति है वो भी इसी के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। ये निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष ही करता है कोई धन विधेयक है या नहीं। इसके अलावा एक दे रखा है कि संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा जो पत्र व्यवहार है, संसद और राष्ट्रपति, संसद बोले तो भाई संसद के अंग कितने थे? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि राष्ट्रपति और संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के बीच में जो जितना भी पत्र व्यवहार होता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ 5 कार्य है अध्यक्ष के, ये अच्छी तरह से याद रखना कि वो सभा उसकी मतलब सभा की अध्यक्षता करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है, उसके लिए नीतियां निर्धारित करता है, प्रवर समितियों के लिए अध्यक्ष चुनता है। इसके अलावा वो ये तय करता है कि धन विधेयक है या नहीं है। संसद और राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। बात किसकी करते हैं? राज्यसभा की, जो इसका दूसरा सदन है। कौन सा सदन है? दूसरा, जो अनुच्छेद 80 के अंदर इसकी व्यवस्था की गई है। तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा है कि जो लोकसभा है वह प्रथम सदन है, निम्न सदन है, लेकिन वहां पर जो राज्यसभा है वह उच्च सदन है, लेकिन लोकप्रिय सदन है नहीं, उच्च सदन है। अब यहाँ पर अपन इसकी गठन की बात करते हैं। तो गठन में सबसे पहले अपन ये देखते हैं इसकी सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। देखो भारत में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250। अब इन 250 का रेशियो क्या होता है कि 238 प्लस 12 कितनी होती है? 238 प्लस 12 होती है। अब अपन ये देखते हैं वर्तमान में भारत में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? वर्तमान में इसके सदस्य हैं 245। कितने? 245। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे 12 तो ये आ गए, और 245 से 12 निकाल तो कितने बचे? 233। ऐसा इसलिए लिखा है कि जो 12 सदस्य होते हैं ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे मान लो लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत थे? 2 सदस्य। यहाँ पर कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य। और ये जो 233 हैं ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य। अब ये निर्वाचित सदस्य के इनका निर्वाचन कैसे होता है कि अपने द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, वो इनका निर्वाचन करते हैं, राज्यसभा के सदस्य। अब बात करते हैं कि जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति किनको मनोनीत करता है? ये 12 सदस्य वो होते हैं जो किसी साहित्य के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हो, खेल के क्षेत्र में कला इसको कहते हैं, विज्ञान इसको कहते हैं, और सामाजिक जो क्षेत्र है उसे बिलोंग करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति यहाँ पर है मनोनीत करता है, मनोनीत कर लेता है। तो इस प्रकार से इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250। ये जो अपने बात की निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत आते हैं, जो निर्वाचन पद्धति अपन ने लिखी है, इसकी निर्वाचन पद्धति क्या है? इसकी निर्वाचन पद्धति है कि 233 प्लस 12 वर्तमान के लिए। वैसे तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। तो ये 233 निर्वाचित होते हैं और 12 क्या होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यताएं। देखो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं सेम होती है एज को छोड़ करके। उसकी इनकी एज, राज्यसभा के सदस्यों की एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष।
जहां पर लोकसभा के सदस्यों की एज कितनी थी, 25 वर्ष थी। कितनी थी, 25 वर्ष। यहाँ देखो, बाकी वही कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कार्यकाल की। इसकी बात करते हैं कार्यकाल। भाई देखो, लोकसभा स्थायी सदन है, सॉरी लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कैसी है, स्थायी सदन है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लेकिन जो राज्यसभा के जो सदस्य है ना, राज्यसभा के सदस्य, इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष बाद में इसके कुछ सदस्यों को हटाया जाता है और उसके स्थान पे कुछ सदस्यों को, यानी कि 1/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य नए लाए जाते हैं। आपको पहले इसके बारे में बताया था कि सदस्यों को जो हटाने की प्रक्रिया क्या है। 1/3 सदस्य, जैसे मान लो जो फर्स्ट बार जो इसका जो चुनाव हुआ था, जैसे 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, तो वैसे इस राज्यसभा का चुनाव हुआ। तो फर्स्ट में जैसे मान लो कि प्रारंभ में कैसे हटाया गया था, आपको बताया था कि प्रारंभ में हटाने की इसकी प्रक्रिया थी कि जैसे मान लो 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य। अब इन 245 सदस्य में किसको हटाया जाए, तो आपको बताया था कि 2 वर्ष बाद में यहाँ पे इनकी एक चिट बना करके, जैसे लोटे सिस्टम कहते हैं, वैसे चिट बना करके डाली गई और उसमें उसके 1/3 सदस्यों की चिट उठाएगी। जिन सदस्यों का नाम उस चिट में आया उनको वहां से हटाया गया और उसके स्थान पर नए सदस्य वहां पर लाए गए। फिर अगले 2 वर्ष बाद में जो शेष सदस्य थे, 1/3 सदस्यों के अलावा जो शेष सदस्य थे उनकी चिट बनाई गई और उनमें से 1/3 सदस्यों की चिट उठाई गई। जिनका नाम उसमें आया उसको हटा दिया गया, उसके स्थान पे वही 1/3 सदस्य निर्वाचित वहां पर लाए गए। उसके बाद में जो शेष 1/3 सदस्य वो ऑटोमेटिक ही हट गए 2 वर्ष बाद में। 2 + 2 4 + 6 यानी कि 6 वर्ष बाद में ऑटोमेटिक जो 1/3 सदस्य थे वो वहां से हट गए, वहां पर 1/3 सदस्य नहीं आ गए। अब ये सिस्टम सिस्टमेटिक हो गया कि पहले वाले सदस्य हट जाएंगे, उनकी जगह नए आ जाएंगे, फिर आगे वाले हट जाएंगे, उनकी जगह नए आ जाएंगे, फिर आगे वाले हट जाएंगे, उनकी जगह नए आ जाएंगे। इस प्रकार से इसकी सदस्य संख्या, यानी कि सदस्यों को जो हटाने की और वहां पर लाने की व्यवस्था की गई। और राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करेंगे। देखो, अब लोकसभा के अध्यक्ष की बात की थी अपन ने, तो यहाँ पर अपन मिस किया था कि लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ओम बिरला, श्री ओम बिरला। वही अपन बात करते हैं सदस्यों के, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक होता है उपसभापति। एक कौन होता है, सभापति होता है, और एक कौन होता है, उपसभापति। तो देखो, राज्यसभा का सभापति, इसके चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है कि जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये सभापति कैसा होता है, पदेन सभापति। ठीक है, और उपसभापति का चुनाव किया जाता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य अपने में से उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब यहां पर देखो, एक ध्यान देने योग्य बात है कि अपन ने पढ़ा है कि जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। लेकिन जैसे मान लो आपसे पूछ लिया जाए तो राज्यसभा के पदेन सभापति का समय कितना होता है, वह 5 वर्ष का होगा, 6 वर्ष का नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का समय कितना होता है, 5 वर्ष का। कितने का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन जो इसका जो उपसभापति है ना, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष। अभी अपन ने लोकसभा में बात की थी कि भाई अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। यहाँ पर कुछ कंडीशन है कि
पदेन जो सभापति होता है वह अपना त्याग पत्र उपसभापति को नहीं दे सकता है, क्योंकि ये किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। और उपसभापति है, ये अपना जो त्याग पत्र है वह पदेन सभापति को दे सकता है। वर्तमान में राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं, अपने जो उपराष्ट्रपति हैं, श्री एम वेंकैया नायडू। कौन है? श्री, ये जो पदेन सभापति हैं तो श्री एम वेंकैया नायडू। और उपसभापति हैं वह श्री हरिवंश। कौन है? श्री हरिवंश। तो अपन ने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा है। अब अपन बात करेंगे संसद के कार्य एवं शक्ति। भाई संसद क्या है? अभी पढ़ा है कि संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। जो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अपने पढ़ा है, तो अब अपन पढ़ेंगे संसद के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो संसद के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इसके जो एक विशेष कार्य होता है, महत्वपूर्ण कार्य माना गया है, वह है विधायी कार्य, विधायी शक्ति या विधायी कार्य। भाई संसद क्या करती है? अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए कानून बनाती है, उसको लागू करती है, ठीक है, नीति का निर्धारण करती। अब जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ये 3 स्तर पे अपने देश में कितने स्तर पे है? 3 स्तर पे। जैसे मान लो कि आपने नाम सुना होगा, संघ सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है। तो ये जो संसद है, ये नंबर 1 संघ सूची के विषय जितने भी हैं उस पर कानून बनाती है। और सेकंड नंबर है तो राज्य समवर्ती सूची है, इस पर भी कानून बनाती है। तो ये संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाती है। लेकिन जैसे मान लो कि जो समवर्ती सूची है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को भी, परंतु आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्य किया जाता है। अतः जो संसद है वह संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। अपने मूल संविधान में संघ सूची की 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने कर दिए गए? 100 कर दिए गए। और जो अपनी समवर्ती सूची है, मूल संविधान में ये कितने थे? 47। वर्तमान में कितने कर दिए गए? 52 कर दिए गए। तो ये 100 और 52 जो विषय हैं उन पर कानून का निर्माण कर सकती है, ठीक है। अगला इसका संविधान में संशोधन की शक्ति। भाई संविधान में संशोधन होता है तो कुछ संशोधन होते हैं, तो वो संशोधन किस तरह से होते हैं? देखो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, वो सबसे पहले संसद में पेश की जाती है, राज्य विधानमंडल में पेश नहीं कर सकते हैं। अपने संविधान में जो भी संशोधन होता है उसे संबंधी जो प्रक्रिया है वो कहाँ पेश की जाती है? संसद में। राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें संशोधन की प्रक्रिया पेश नहीं की जाती है, पारित नहीं की जाती है। केवल पारित कहाँ की जाती है? संसद में पारित की जाती है। तो संसद क्या करती है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान में संशोधन का कार्य किया जाता है। अब दोनों सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा है LS और RS, लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा संशोधन का कार्य किया जाता है। अब ये संशोधन कैसे होता है कि देखो बहुत सारे संशोधन होते हैं वो अकेले संसद कर लेती है। बहुत सारे संशोधन कैसे होते हैं? इसको संसद अकेले यानी कि लोकसभा और राज्य के सभा के साथ मिलकर के उसको कर लेती है। तो देखिए ये संशोधन सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है। परंतु संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के जो राज्य हैं उनके आधे विधानमंडलों की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है, तब जाकर के उसमें संशोधन होता है।
तो संविधान संशोधन की बात करते हैं तो संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, राज्य विधानसभा के पास नहीं है। तो कुछ संशोधन तो सामान्य बहुमत से कर लेती है, या इसके जो दोनों सदन है पृथक पृथक होती है बहुमत से कर लेती है, लेकिन कुछ विशिष्ट संशोधन ऐसे होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला देश में वित्तीय शक्तियां, क्या दिया है? वित्तीय शक्तियां। देखो जनता के प्रतिनिधि, संसद क्या है? ये जनता के प्रतिनिधि है, और जनता के प्रतिनिधि होने के कारण देश के जो विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, उस पर इसका पूर्ण अधिकार होता है। अपने वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री क्या करता है कि आय व्यय का बजट पारित करता है, ठीक है। वो जो आय व्यय का बजट बनाता है, तो उस आय व्यय के बजट को कब पारित माना जाए कि जब उस पर संसद स्वीकृति, यानी कि संसद से स्वीकृति करवा ली जाए। जब तक इसको संसद से स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग, यानी कि देश के लिए आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले जो धन विधेयक है वित्तीय शक्तियों में देखते हैं, तो वो जो वित्त मंत्री जो विधेयक तैयार करता है, वित्त का जो बजट बनाता है, उसको संसद से स्वीकृति आवश्यक है। उसके बाद में उस आय व्यय संबंधी जो कार्य ही किए जा सकते हैं, वरना नहीं किए जा सकते हैं। अब है प्रशासनिक शक्ति। भाई अपने देश में कैसी सरकार है? संघात्मक। कैसी सरकार है? संघात्मक। और संघात्मक सरकार होने के नाते देश की जो मंत्री जो परिषद है, मंत्रिमंडल अपना, वह मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के। यानी कि वास्तविक रूप से देखते हैं तो किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं होता है। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिमंडल के जो जितने भी मंत्री हैं वो अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। जिस दिन लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं होगा उस दिन वह मंत्री परिषद भंग हो जाएगी, मंत्री अपने पद से त्याग दे देंगे, पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब है निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करते हैं। ये जो लोकसभा है, इसके जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ये कुछ निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं? निर्वाचन में। तो लोकसभा और राज्यसभा जब निर्वाचन में भाग लेते हैं, संसद भाग ले रही है। कौन भाग ले रही है? संसद। देखो अपने अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 66 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति आता है। भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेती है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में इनके साथ साथ अपने जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती है ना, वो भी भाग लेती है, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि जो निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में लोग संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग तो राष्ट्रपति है, और अनुच्छेद 66 के अकॉर्डिंग कौन है? उपराष्ट्रपति है। विधि शक्तियों की बात करते हैं तो इसमें विधि शक्तियों में देखो महाभियोग दे रखा है। महाभियोग का मतलब जानते हो, जैसे मान लो राष्ट्रपति है, अपने जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको समय से पद से पदच्युत किया जा सकता है। और ये कार्य कौन करती है? इसमें पहला महाभियोग, कहने का मतलब जब राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, जो अपने सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन पर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के महाभियोग ला सकती हैं। और लोकसभा और राज्यसभा क्या है? संसद के दोनों अंग हैं। एक है संकटकालीन घोषणा, जैसे मान राष्ट्रपति को संकटकालीन घोषणा करता है तो उसको 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदित करवाना आवश्यक है, तभी वो आगे के लिए बढ़ाई जा सकती हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा एक बार में 6 महीने के लिए संकटकाल की घोषणा की जा सकती है। उसे आगे बढ़ाने के लिए फिर से संसद से, यानी कि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित करवाना आवश्यक है। तो ये सारी शक्तियाँ किसकी थी? संसद की, जिसमें विधायी शक्ति थी, संविधान में संशोधन की शक्ति थी, वित्तीय शक्तियाँ थी, प्रशासनिक शक्तियाँ थी, निर्वाचन संबंधी शक्ति थी, और विधि शक्तियाँ थी। अब जैसे मान लो कि अपन लोकसभा की शक्तियों की बात करें, भाई लोकसभा की शक्ति ऐसी संसद की शक्तियाँ होती हैं। लोकसभा क्या है? संसद का अंग है। लोकसभा क्या है? संसद का अंग है। राज्यसभा की शक्तियाँ भी वही होती है, लेकिन कुछ शक्तियाँ भिन्न होती हैं जो राज्यसभा के पास होती हैं पर लोकसभा के पास नहीं होती हैं,
और लोकसभा के पास होती है लेकिन राज्यसभा के पास नहीं होती है। तो अपन लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में विधायी शक्ति की बात करते हैं। अभी अपने संसद में पढ़ा था कि संसद संसूची समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है। इसी प्रकार से लोकसभा भी संसूची समवर्ती सूची और अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं साथ साथ में विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी संसद के लोकसभा के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो इस प्रकार से विधायी शक्तियां प्राप्त हैं कि संसूची पे कानून बनाती है, समवर्ती सूची पे भी कानून बना सकती हैं, अवशिष्ट शक्तियां उस पर भी कानून बना सकती हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। अब वित्तीय शक्ति की बात करते हैं। देखो संसद के पास भाई संसद के जो अभी बात की थी कि संसद को वित्त पर पूरा अधिकार होता है, ठीक है। तो लेकिन अपन ये बात करेंगे कि वित्त की जो शक्तियां होती हैं उस वित्त शक्ति पर राज्यसभा का अधिकार नहीं होता है, लोकसभा का अधिकार होता है। अनुच्छेद 109 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो वित्त विधेयक है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। जब लोकसभा इसे राज्यसभा के पास पेश करती है तो राज्यसभा के पास एक 14 दिन तक इसको रखने की एक अनुमति होती है, 14 दिन तक रख सकती है। 14 दिन के अंदर वो अपने सुझाव दे सकती है, उसमें परिवर्तन करे या नहीं करे वो डिपेंड किस पे करता है, लोकसभा पे करता है। कहने का मतलब अनुच्छेद 109 के अनुसार जैसे मान लो कि कोई जो धन विधेयक है सबसे पहले किस में पेश करेंगे, लोकसभा में। किस में पेश करेंगे, लोकसभा में। लोकसभा है इस विधेयक को कहाँ भेजेगी, राज्यसभा में। कहाँ ट्रांसफर करेगी, राज्यसभा में। अब राज्यसभा इसको 14 दिन तक रख सकती है, कितने दिन तक, 14 दिन तक। और उस 14 दिन में वह संशोधन के लिए कुछ सुझाव दे सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उस सुझाव को लोकसभा माने या नहीं माने उस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो धन विधेयक होता है, वित्त विधेयक होता है, उस पर लोकसभा का विशिष्ट अधिकार माना जाता है। अब बात करते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। अभी अपन ने पढ़ा था यहाँ पर कि प्रशासनिक शक्तियों में पढ़ा था कि देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो अपना जो मंत्रिमंडल है वह संसद के प्रति यानी कि विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा मंत्रियों से वो नियंत्रित करती है, उसे पद से हटा भी सकती है। अतः जो मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं वो लोकसभा की जो लोकसभा का जो विश्वास है तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला पॉइंट है संविधान संशोधन की शक्ति। अभी भी पढ़ा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो लोकसभा को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है। अब है निर्वाचन मंडल के रूप में। अभी भी पढ़ा था अपन ने कि लोकसभा राज्यसभा के साथ लोकसभा की शक्तियां, पहले विधायी शक्ति, लोकसभा उस विधि का निर्माण करती है, वह संघ सूची के विषय पर निर्माण करती है, समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाती है, अवशिष्ट शक्तियां उस पर कानून बना सकती है और राज्य सूची के जो विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। पहले बता दिया कि संघ सूची में 100 विषय हैं, वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 हैं और राज्य सूची में कितने हैं, 61 विषय हैं। इस पर कानून बनाती है। अब है इसमें वित्तीय शक्तियां। देखो लोकसभा को वित्त क्षेत्र में विशेष शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 109 के अकॉर्डिंग अपना जो वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद में इसे राज्यसभा में पारित किया जाता है, पेश किया जाता है। अब राज्यसभा इसे 14 दिन तक रख सकती है और इसमें संशोधन के लिए कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन इसमें संशोधन करना, उसके सुझाव को मानना या नहीं मानना ये लोकसभा पे डिपेंड है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि धन विधेयक पर विशेष अधिकार किसका है, लोकसभा का माना जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। अभी अपन ने बात की थी कि देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, मंत्रिमंडल संसद यानी कि विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो लोकसभा की विश्वास प्रस्ताव तक ही अपने पद पर रह सकते हैं और यह मंत्री को नियंत्रित भी करती है। अगला है संविधान संशोधन की शक्ति। अभी बात की थी कि लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर के संविधान संशोधन का कार्य करती है। अब निर्वाचन मंडल के रूप में भाई लोकसभा है, यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेती है। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था कि अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति और 66 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।
अब बात करते हैं राज्यसभा के कार्य एवं शक्ति है। अब जैसे पहला दिया है अपने विधायी शक्ति है की बात कर रहे थे कि जो लोकसभा जैसे कानून बनाती है उसी प्रकार से राज्यसभा को भी लोकसभा के साथ मिलकर के कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। वह देश के लिए कानून बना सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। अब संविधान संशोधन शक्ति, जो संविधान में संशोधन की शक्ति है, अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है संसद में पारित किया जाता है और संसद है उसमें संशोधन करती है। अब संसद कुछ विषय पे जैसे पढ़ा था पढ़ने के दोनों सदनों से कि पृथक 2/3 बहुमत से उसमें संशोधन करती है। तो दूसरा जो सदन है वह कौन सी है? राज्यसभा। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर के संविधान संशोधन का कार्य करती है। अब वित्तीय शक्तियों की बात करते हैं कि अपने पढ़ा था कि राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन विशिष्ट रूप से बात करते हैं अपने तो ये जो धन विधेयक या वित्त विधेयक शक्ति लोकसभा के पास होती है। अपन ने पढ़ा था कि लोकसभा में ही धन विधेयक पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। जब वो लोकसभा से पारित होता है तो कहाँ जाता है? राज्यसभा के पास। राज्यसभा को 14 दिन तक रखने की अनुमति होती है। वह 14 दिन में अपने सुझाव देती है। अब उस सुझाव को माने या नहीं माने किस पे डिपेंड करता है? लोकसभा पे करता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्ति में अपन पढ़ेंगे, अभी अभी पढ़ा है अपन ने यहाँ पे जो लोकसभा में पढ़ा है कि जो मंत्रिमंडल होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के, राज्यसभा के प्रति नहीं हो सकती, नहीं होती है। अतः जो राज्यसभा है ना, मंत्रियों को पद से पदच्युत नहीं कर सकती है, पद से नहीं हटा सकती है, उनको पूरक प्रश्न पूछ सकती है, उनको व्यवस्थित कर सकती है, लेकिन पद से नहीं हटा सकती है। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। अब है विविध शक्तियों की बात करते हैं। देखो विविध शक्तियों में अपने देखते हैं कि तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किसके साथ? लोकसभा के सदस्यों के साथ। दूसरा दिया है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। तीसरा है कि जो महाभियोग, राष्ट्रपति पे महाभियोग लाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्रति महाभियोग लाते हैं, जो अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उनके प्रति जो महाभियोग लाया जाता है, तो उसमें उतनी भागीदारी अपने राज्यसभा की होती है जितनी लोकसभा की होती है। अब इसमें विशेषाधिकार दिया गया है। कुछ अभी बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो लोकसभा के पास, जैसे धन विधेयक अधिकार लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास नहीं है, लेकिन कुछ विशेषाधिकार राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। अपन यहाँ पर अनुच्छेद 249 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो राज्यसभा के जो उपस्थित सदस्य होते हैं या जो मतदान में भाग लेने वाले सदस्य होते हैं उसके 2/3 बहुमत से अगर वो सदस्य किसी ऐसा पेश करें कि कोई राज्य सूची का जो विषय होता है उसका राष्ट्रीय सूची का महत्व का घोषित कर सकते हैं, यानी कि राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का बना सकते हैं, उसको घोषित कर सकते हैं। और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। किसको होता है? संसद को होगा, केंद्र सरकार को होता है। अगला दिया है अनुच्छेद 312। कितना दिया है? अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 312 में व्यवस्था की गई है कि इसके जो 2/3 सदस्य हैं ना राज्यसभा के, यह है अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय संस्थाएं होती हैं, तो उसके अखिल भारतीय संस्थाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार से बंद कर। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। तो इस प्रकार से ये राज्यसभा के जो कार्य शक्तियां हो गई, इसमें विधायी शक्ति थी, संविधान संशोधन की शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, विविध शक्तियां हैं जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, महाभियोग लाना, ठीक है। इसके लिए एक विशेषाधिकार है, इसमें 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और जिस पर चुनाव नीतियां कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। उसी प्रकार से अनुच्छेद 312 के अनुसार ये जो अखिल जो भारतीय जो सेवाएं होती हैं उनके स्थापना के लिए केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर सकती है और उनको अनुमति दे सकती है।